नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया ग्लोबल लेंस पे। मैं हूं जेपी शुक्ला, आपका दोस्त। और आज का मुद्दा जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि जो मोदी जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत, जो कि भारत के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि जैसी दुनिया में परिस्थितियां हैं, रोज बदलती जियोपॉलिटिक्स है, ऐसे दौर में अगर हमारा देश आत्मनिर्भर होता है तो उससे देश को बहुत फायदा होगा। इसी को लेकर हम बात करने वाले हैं, कैसे भारत वर्तमान में ट्रंप के टैरिफ्स की और उसकी जो जियोपॉलिटिकल वंडर्स हैं, ऐसी चुनौतियों से निपटने का प्रयास कर रहा है। हम डिस्कस करेंगे कि स्वदेशी चीजों के निर्माण, उनकी उपयोग और उनको अपनाने से आपको कैसे फायदा होगा, भारत का आयात कैसे घटेगा और करंट अकाउंट डेफिसिट जो होता है, चालू वित्तीय घाटा जो होता है, उसको हम कैसे और कम कर सकते हैं ताकि हमारा देश तरक्की के रास्ते पर और आगे बढ़ सके। अगर आप नए हैं तो मैं चाहूंगा फटाफट आप यूट्यूब पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आपको जियो पॉलिटिक्स की, इंटरनेशनल रिलेशंस की और करंट अफेयर्स की जो भी अपडेट्स इंडियन पर्सपेक्टिव से बेहतर होती है, वो हम बताने का प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। पहली बात तो हम लोगों से सभी लोग पूछते थे हमेशा कि भैया आप इंडिया ग्लोबल लेंस पे इतनी बातें करते हैं, इंडिया ये कर रहा है वो कर रहा है, कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए दुनिया में लोग हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो जी हाँ, प्रोडक्ट ही नहीं, सर्विसेज भी हमारी दुनिया भर में लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारी वैक्सीन होती हैं, चाहे हमारा योगा होता है, और आज तो टेक्नोलॉजी में भी भारत ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। भारत की ही एक कंपनी है जिसका नाम है जोहो। अब आपने ये हो सकता है ना सुना हो, लेकिन जो भी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, या फिर जिनकी बीपीओ की जॉब है और सबकी जॉब है, उनको ये नाम बहुत परिचित लगता होगा। क्यों? क्योंकि जोहो एक अल्टरनेटिव सर्विस है, सॉफ्टवेयर सर्विस है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट और जो यूएस की बिग टेक जाइंट्स है उनको दुनिया भर में कड़ी चुनौती दी है। इनफैक्ट यूएस में भी कड़ी चुनौती दे रहा है। कैसे? अब आप देखो कि जो भी लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, उनके काम जो होते हैं मूलतः 3 से 4 सॉफ्टवेयर में होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर होता है वर्ड डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर, जिसको हम लोग एमएस वर्ड से पॉपुलरली जानते हैं। दूसरा एमएस एक्सेल और तीसरा एमएस पावर पॉइंट। चाहे आपको डेटा संबंधी कोई भी काम हो, कुछ भी लिखना हो, कोई लेटर लिखना हो, कुछ भी कोई रिसीप्ट बनानी हो, वो सब आप इन सॉफ्टवेयर के रूप में एमएस ऑफिस के अंदर सारा यूज कर। और पॉपुलरली ईमेल सर्विस में जीमेल है, जिसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है दुनिया में। तो अगर इन चार का अल्टरनेटिव कोई भारतीय कंपनी देती है तो वो बिल्कुल बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है। तो जी हाँ, जोहो नाम की कंपनी ने लार्ज स्केल पर भारत में अपनी पैड बनाई और अमेरिका और दुनिया भर के देशों में, जिनमें ब्राजील है, साउथ अमेरिका के अन्य देश है, अफ्रीका की कंट्रीज है, वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज है, उनमें अब ये बहुत पॉपुलर हो रहा है और भारत का नाम आगे बढ़ा रहा है। जिसको भारत के जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उसने भी प्रमोट किया, उन्होंने भी प्रमोट किया और कहा कि मैं अपना जो ऑफिशियल वर्क है, सारा ऑफिस का काम, मैं जोहो पे शिफ्ट हो रहा हूँ। जोहो इतना अच्छा, यूजर एक्सेस इसका बहुत अच्छा है, यूजर फ्रेंडली है। साथ ही साथ इसकी जो मेलिंग सर्विसेज है वो नेक टू नेक कंपीट करती हैं जीमेल से। हाँ, अभी ये ओपन सोर्स में अवेलेबल नहीं है, मतलब आप फ्री में इसको नहीं यूज कर सकते। जिनके पास ऑफिस के सेटअप्स हैं वो अपने यहाँ पे रीजनेबल प्राइस में, ऑब्वियसली बाकी जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है उसे सस्ते में ही मिलेगा, एफोर्डेबल प्राइस में आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो भारत ने भी एक तरीके से आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनने की दिशा में कुछ करने का सच में प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त एक और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है इसी का, जिसका नाम RFI है, जो बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के समकक्ष है। और अगर भारत के पास ये अवसर होता है कि विदेशी कंपनियां थोड़ा सा भारत से एक तरीके से डेटा चुराती हैं, या डेटा प्राइवेसी कंसर्न है, या भारत किसी तरीके से प्रतिबंध लगते हैं, तो हमारे पास बैकअप के लिए ऑफिस के सॉफ्टवेयर, इंस्टेंट मैसेजिंग के प्लेटफॉर्म और कुछ और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो कम्पीट कर रहे हैं यूएस के बिग टेक जाइंट्स से। तो बड़ी अच्छी है स्वदेशी भारत की मुहिम को लेके। अच्छा, दूसरा मुद्दा क्या, रिसेंटली न्यूयॉर्क में
यूएनजीए की मीटिंग चली। यूएनजीए मतलब क्या? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन चल रहा है, जिसमें दुनिया भर के हेड ऑफ स्टेट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भाग ले रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी वहां पे गए हैं, वो भी अपना स्पीच 27 तारीख को देंगे। ट्रंप ने तो भाई अपनी स्पीच में कह दिया कि इंडिया चाइना है जो दो फंड कर रहे हैं, वही रहा अपना अपना हमने 7 युद्ध रुकवा दिए, और यूरोप को भी एक्शन लेने होंगे। अगर यूरोप एक्शन नहीं लेगा इंडिया चाइना पे, तो हम क्यों आगे इतना बढ़े? तो रिटॉरिक भाई, हमने 7 युद्ध रुकवा दिए, हमको नोबेल पीस प्राइज एंड ऑल। तो इसके जवाब में भारत के विदेश मंत्री ने G20 मीटिंग चल रही थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, कल उसमें कहा कि ये तो यूएस का दोगलापन है। उन्होंने एग्जैक्टली वर्ड यूज किए, डबल स्टैंडर्ड्स, कि भैया एक तरफ आप एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हो, एक तरफ आप कहते हो कि हर देश को अधिकार है कि अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए वो प्रयास करे, और दूसरी तरफ आप खुद भी उसी से खरीद रहे हो, यूरेनियम ले रहे हो, एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हो, और दूसरे पे आप सैंक्शन लगा रहे हो। भारत पे इसलिए तो लगाया है कि भारत रसिया से तेल ले रहा है, तो भैया तेल तो यूरोप भी ले रहा है, तेल तो चाइना भी ले रहा है, और तेल वो खुद नहीं ले रहे हैं, लेकिन यूरेनियम तो ले रहे हैं और एनर्जी के सामान तो ले रहे हैं, ट्रेड बढ़ा रहे हैं। तो भाई कोई भी आदमी मान लो तुम्हारा दुश्मन ही है, तो उसके एक दोस्त को तो तुम मार रहे हो, बाकी 4 दोस्तों को छोड़ दे रहे हो। इसका मतलब तुम दोगलापन कर रहे हो, इसी को डबल स्टैंडर्ड कहते हैं। सिंपली यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन प्योरली दोगलापन कर रही है, क्योंकि सिंपल उनको हर्ट हुआ है कि भारत ने उनकी जो बात है वो नहीं मानी है कि हमने मीडिएशन कराई इंडिया पाकिस्तान। कुछ और होते थे, जैसे अमेरिका भारत से ट्रेड डील करना चाह रहा था, तो उनका ये था कि भैया हमारे यहाँ पे इंडिया में हम जीएम क्रॉप्स भेजेंगे। तो आपके मन में आ रहा हो कि भैया ये जीएम क्रॉप्स का चक्कर क्या है, बहुत नाम सुना। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जीएम क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मतलब देखने में तो आपको गन्ना लगेगा, देखने में तो आपको केला लगेगा, और देखने में तो आपको मक्का लगेगा, मेज लगेगा, लेकिन असल में उसकी जो बनाने की प्रोसेस है बिल्कुल डिफरेंट। जेनेटिकली उसमें चेंज हो जाएंगे, जहां पे 4 मक्का पैदा होता है वहां 400 मक्का पैदा होगा, और उनकी क्वालिटी में डिफरेंस होगा, वो आपके शरीर को हानिकारक पहुंचाएंगे, तमाम प्रकार की चीजें। इसलिए जीएम क्रॉप्स का हेल्थ पे भारत में बुरा असर हो सकता है, इसलिए भारत ने उसको रोका है। दूसरा, डंपिंग से बचाने के लिए भैया जो किसान हमारे यहाँ एक खेत में मान लो 10 क्विंटल गेहूं निकालता है, 1 बीघे खेत में, स्पीकिंग, और वही अमेरिका का किसान जीएम क्रॉप के माध्यम से 100 क्विंटल निकाल रहा है, 50 क्विंटल स्पीकिंग, तो हम उससे कैसे कम्पीट कर पाएंगे? वो डंप कर देगा हमारे यहाँ लाके। जो 50 क्विंटल बेच रहा है वो भैया 15 रुपए किलो बेचेगा या 20 रुपए किलो बेचेगा, क्योंकि उसको तो मार्केट हमारी कैप्चर करनी है। तो इसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, इंडियन फार्मर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, साथ ही साथ जो कुछ एनिमल्स हैं या कुछ दूध हैं जो नॉन वेज मिल्क कहे जाते हैं, उनकी प्रोसेसिंग में दिक्कत है, कैसे वो मिलते हैं, तो उससे भारत के रिलीजियस सेंटिमेंट भी हर्ट हो सकते हैं। इन्हीं सभी चीजों को, इंटरेस्ट को बचाने के लिए भारत सरकार ने इनसे अभी तक ट्रेड डील की बात नहीं कि भैया हमारे फार्मर्स का इंटरेस्ट सुरक्षित रहेगा, तभी तो हमारा देश विकास करेगा। अब आपको लगता है यार फार्मिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर कितना ही कंट्रीब्यूट करता होगा, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो लार्ज पॉपुलेशन उस पर डिपेंडेंट है। तो हमने मान लो 5 लाख ऐसे लोग जिनके पास H1B वीजा है, उनका नुकसान करवाया है, तो 40 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जो किसान खेती पे आश्रित है, उनका फायदा भी करवाया है। तो अगर 40 करोड़ लोगों के लिए हमें 5 लाख लोगों के साथ समझौता करना पड़ रहा है, तो भारत के लिए बहुत बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारा देश अन्नधारणा का देश है, एग्रीकल्चरल सेक्टर हमारा मेन प्रोड्यूस है। एक और रिसेंट अपडेट क्या है कि रिसेंटली यूएस ने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे, खासतौर पे ब्रांडेड फार्मा प्रोडक्ट्स पे, जिनके पास पेटेंट होगा और जो ब्रांडेड होंगे, उन पे 100% का टैरिफ लगाया है। कल रात की न्यूज है, देर रात की न्यूज है। तो अब लोग कह रहे हैं इससे भारत को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि भारत फार्मा प्रोडक्ट का लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है लोगों के अंदर, भ्रम है
भारत जो अमेरिका को दवाई बेचता है वो असल में ब्रांडेड नहीं होती है। मोस्टली दवाइयां 90% दवाइयां जेनरिक्स होती हैं। जो पेटेंट ओरिजिनल होते हैं ओनर्स, उन्हीं का ही जेनरिक दवाई हमारे यहाँ कॉपी करके दवाई बनाते हैं, सस्ते में बनाते हैं और सस्ते में अमेरिका बेचते हैं। तो भारत पे उसका असर नेग्लिजिबल होगा, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रांडेड दवाइयां हैं वो यूरोपियन कंट्रीज बेचते हैं, आयरलैंड बेचता है और देश बेचते हैं, कनाडा वगैरह बेचते हैं उनको ब्रांडेड दवाइयां। तो कनाडा और आयरलैंड को ज्यादा नुकसान है इससे कंपेरिजन में भारत में, क्योंकि उसमें ब्रांडेड स्पष्ट लिखा गया है, डायरेक्ट में ब्रांडेड होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए। भारत वालों के पास न ब्रांड है न पेटेंट है, जिनकी दवाई बेचते हैं, तो उनको कोई असर इसका नहीं होगा। अब ट्रेड डील की नेगोशिएशन तो चल ही रही है। अमेरिका चाह रहा कि भैया आर्म टेस्टिंग करे, भारत रसिया से तेल ना खरीदे, अमेरिका से। तो भैया तुम कितने लोगों से मना करोगे? पहले तो तुमने कहा तुम ईरान से मत लीजिए, हमने कहा चलो ठीक है भैया नहीं लेंगे। फिर तुमने कहा वेनेजुएला से मत लो, क्योंकि दोनों बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर माने आ रहे थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे ऑयल के। वेनेजुएला के पास तो इतना ऑयल रिजर्व है कहना क्या, वो तो उसका देश थोड़ा गरीब है, वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिज्म वाली गवर्नमेंट है वहां पे। ईरान के पास वैसे वर्षा तुमने कहा कि इस्लामिस्ट रेजिम है, रेडिकल रेजिम है और ये न्यूक्लियर बम बना रहे हैं हाइपोथेटिकली, और तुमने इस पे सैंक्शन लगा रहे हैं। अब तुम रसिया पे भी कर रहे हो ऐसा। तो भैया जब हम सबसे नहीं खरीदेंगे तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम केवल उनसे खरीदो, और तुमसे खरीदेंगे तो महंगा दोगे। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है, इसको भारत करारा जवाब दे रहा है। और भारत ने अपने जो आयात है रसिया से और बढ़ा ली है। कई मोर्चों पे बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन देखो सिंपल सी बात है, इनका सोल्यूशन क्या है? अगर हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करेंगे, छोटी छोटी चीजें खुद मैन्युफैक्चर करने का प्रयास करेंगे। अब जैसे मान लो एलईडी बल्ब है, फैन है, कूलर है, ये सब तो हम अपने देश का इस्तेमाल कर सकते हैं, गोदरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी चीजें कंपनियां हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी जो इंडियन मैन्युफैक्चरर है, टाटा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपैरिजन में अगर हम विदेशी कंपनी को करते हैं तो वहां की कंपनी को जो फंड कर रहे हैं। या फोन्स वगैरह हैं, उसमें भी अभी हमारी कंपनियां इतनी आगे नहीं है, लेकिन 2-4 साल के अंदर हो सकता है आगे। तो ये सब पॉइंट्स है जिनसे हम अपने देश को आत्मनिर्भर और प्लस टेक्नोलॉजिकली डिजाइन बना सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू ऑल द बेस्ट।